छत्तीसगढ़ में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी और तब से इस पर कयास लगाए जाने लगे हैं कि इसमें किस तरह से भर्तियां होंगी और भर्तियों का प्रारूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 10,000 भर्तियां होने की बात कही गई है, उसमें जो भर्तियां होंगी उसका स्वरूप क्या होगा और किस तरह से आप इन परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में खासकर सहायक शिक्षक के पद के लिए जो परीक्षा योजना है उसके बारे में। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि अभी तक शासन की ओर से ऐसा कोई विज्ञापन या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें यह कहा जाए कि आपको किसी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना है। एकमात्र घोषणा अभी तक हुई है मुख्यमंत्री महोदय की ओर से, उसके अलावा किसी तरह का कोई विभागीय नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अलग अलग चैनलों में इस तरह की अलग अलग खबरें चल रही हैं, सारे यूट्यूबर्स अपनी अपनी तरफ से बातों को रख रहे हैं, परंतु मैं मूल बात बता दूं कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जो बातें कही जा रही हैं वो पिछले राजपत्र में जो प्रकाशन किया गया था, जब 14,580 भर्तियां स्टेट में की गई थी, 14,580 रिक्तियों की एक परीक्षा हुई थी जो व्यापम ने ली थी और उसके लिए राजपत्र में एक विस्तृत योजना तैयार करके उसका पूरा सिलेबस दिया गया था। तो राजपत्र में जब तक कोई नया संशोधन नहीं हो जाता तब तक हम ये मानते हैं कि ये आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो उसी आधार पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसी का विवेचन हम इस वीडियो में करेंगे और जब इस पर कोई नोटिफिकेशन आएगा और उसमें यदि कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस के आधार पर आप अपनी तैयारियों को भी चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है तब तक ये माना जा रहा है कि ये परीक्षा योजना जो पिछले 2019 शायद 2019 में ये विज्ञापन निकला था, तब जो परीक्षा हुई थी वही योजना इस पर काम करेगी। तो सहायक शिक्षक जिसे असिस्टेंट टीचर कहा जाता है और पहले जब शिक्षाकर्मी का कैडर था तब इसे शिक्षाकर्मी वर्ग 3 कहा जाता था। कुल मिलाकर के पदनाम अब सहायक शिक्षक है और ये जो अभी मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए है। मतलब अगर पोस्टिंग इंग्लिश मीडियम के लिए हो रही तो भी यही सिलेबस रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए हो रही तो भी यही सिलेबस रहेगा। कुल 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। इस 150 अंक के प्रश्न पत्र में 7 खंड है। पहला खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागॉगी पर रहेगा ये बेस्ड। 30 अंक का ये पेपर होगा, ये सेक्शन होगा। फिर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 2 भाषा के खंड है, ये दोनों 25-25 अंक के होंगे। गणित अपने आप में 30 अंक का होगा। फिर उसके बाद ईवीएस वाला पार्ट होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का, जो 20 अंक का होगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज का होगा। कंप्यूटर नॉलेज पे 10 अंक आपको मिल सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी कर रही हो। और उसके बाद जीके जीएस जो भी आप कहें, इसे जीके कहें जीएस कहें, वो 10 अंक का होगा। तो मूलतः देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और गणित, ये 60 नंबर के हो जाते हैं। बाकी 25-25 के 2 लैंग्वेज हो गए और 10-10 के कंप्यूटर और जीके हो गया और 20 अंक का ईवीएस हो गया। तो ये मोटा मोटा 150 अंकों का विभाजन हुआ। अब इस विभाजन के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आ रहा है, हिंदी में क्या तैयारी करें, अंग्रेजी में क्या तैयारी करें, या गणित, पर्यावरण और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें। तो आइए एक एक करके उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। इसमें सबसे पहले लिखता है कि बाल विकास परिचय है। इसके अंदर विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था। विकास की अवस्था कहने का मतलब गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में जो बालक सोचता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद उसके विकास के सारे चरणों पर बात होगी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे विकास। फिर विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं
प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती स्तर के अनुभव। फिर इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जुड़े सवाल हो सकते हैं, बच्चों का अध्ययन हो सकता है, कुछ तरीकों से आपका परिचय पूछा जा सकता है। फिर आगे इकाई 2 हम अगर माने तो विकास के पहलू देख सकते हैं आप, जिसमें शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास। इसका सेकंड पार्ट संवेगात्मक और नैतिक विकास है। फिर थर्ड जो होगा उसमें सीखना और संज्ञान का विकास, ये 3 चीजें आ जाएंगी। सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पना, संज्ञान क्या है। बच्चों की सोच पर अलग अलग, बाल मनोविज्ञान पर अलग अलग वैज्ञानिकों के विचार आए हैं, जिनमें जीन पियाजे का सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो जीन पियाजे का जो थॉट है वो है ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मेलन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद इनके सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक का सोच, ये सब कुछ इसमें समाहित है। इसमें कुछ और भाग है, शैक्षणिक महत्व और ये लय व्यवस्थित रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। फिर बच्चा एक समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में बच्चों का वैकल्पिक अवधारणा, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां, अभिप्रेरण और सीखना। फिर उसके बाद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होंगे, उनके बारे में कुछ बातें हैं। तो उनका अभिप्राय, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्न प्रकार की असमानता। फिर ज्ञान और शिक्षाक्रम में शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्या, चुनाव का आधार, शिक्षा का अधिकार 2009, ये RTE पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बाल अधिकार, शिक्षक की भूमिका और उत्तरदायित्व। ये मोटा मोटा पहला खंड का आपका सिलेबस हो जाएगा। भाषा के खंड में सबसे पहले बात कर ले हिंदी की। हिंदी में वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, जिसमें सभी तरह की संधियों के बारे में, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर शब्द विचार आ जाएगा, जिसमें शब्द रूप है, शब्द रचना है, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। फिर शब्द रचना आ जाएगा, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर पद और पदभेद आएगा, संज्ञा, संज्ञा के कारक, प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर वाक्य परिचय आएगा, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषाई क्षमता, उनका विकास, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। हिंदी के खंड में एक और बात है, मूल्यांकन इकाई 9 में दिया गया है। भाषा में मूल्यांकन क्यों और किस तरह से भाषा क्षमता का आकलन आप करेंगे, इस पर हो जाएगा। फिर उसके बाद भाषा का दूसरा खंड हो जाता है अंग्रेजी का, जिसमें आपको एक तो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, एक पेडागॉजी का। कॉम्प्रिहेंशन में आपको 7 मार्क कॉम्प्रिहेंशन के, 4 मार्क ग्रामर के, वोकेबलरी के 4 मार्क, इस तरह से कुछ ये सुझा रहा है। 2 अनसीन प्रोज पैसेज आ जाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, जिसपे लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। तो इस तरह से आप लैंग्वेज स्किल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक है, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज है, क्लासरूम है, रेमिडियल टीचिंग है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश के सिलेबस में आ जाएंगी। मैथ्स का सिलेबस हमेशा विस्तृत होता है, 30 नंबर का इसमें आप वेटेज है आपके पास। तो पहले गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स किस तरह से डेवलप होता है और इसका अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, गणित सीखना, सिखाना और फिर उसका आकलन, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी कि रटना, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ, शिक्षण की जो प्रचलित विधियां हैं, प्रथाएं हैं, रचनावाद है, आकलन है, अमूर्त सोच का विकास है, अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान है। इसके अलावा दार्शनिक प्रणाली जो है उसके बारे में सवाल बनेंगे। मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, समय, संख्याएं हैं जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ये सारी बातें आ जाती हैं। फिर डेसिमल है, नॉर्मल को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में। फिर व्यंजन का सरलीकरण, बॉडमास
सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं, बॉडमास का यूज कैसे करेंगे वो बातें आएंगी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल और वर्ग, गुणनखंड और दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, एलसीएम एचसीएफ जो सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, लघुत्तम महत्तम जिसे कहते हैं, औसत है, एवरेज, फिर परसेंटेज है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, फिर प्रॉफिट लॉस है, इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात, और टीडीएस है, टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय चाल और दूरी, यूनिटरी मेथड है, एकीक नियम, और फिर एरिया है, पेरीमीटर है, ये सारी चीज़ें हैं, वॉल्यूम है, फिर टाइम है। इतना कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा। इतने बृहद सिलेबस के बाद हम पहुंच जाते हैं पर्यावरण में। पर्यावरण में आपको एक तो स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है, 5 से 8, 8 से 14 साल के बच्चे कैसे पर्यावरण को समझ पाते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए, पर्यावरण क्यों पढ़ाएं, इस पर एक टॉपिक है। पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र है, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इस तरह से चित्रों को समझाना, पढ़ना, बताना, बनाना, दिन और रात ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना, ये सब समझना। कक्ष की गतिविधि क्या है, प्रयोग, सामग्री संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन, संगठन, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। आखिरी इकाई 6वां इकाई है शायद, परिवार, आपसी संबंध है, एकल संयुक्त परिवार है, इस पर संबंधित ईवीएस में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 सेक्शन अभी ईवीएस में और बाकी हैं, जिसमें अपने शरीर की देखभाल है और इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, इन पर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इनमें क्या क्या पढ़ना है आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आंत्रशोथ है, अमीबियस है, मेटाहीमोग्लोबिन है, एनीमिया है, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण, बचाव, टीकाकरण, पल्स पोलियो, और मैं तो कहता हूँ इसके साथ आप कोविड भी ऐड कर लें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स होने के कारण इस पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ईवीएस में। खासतौर पे इसके वैक्सीन के नाम, वैक्सीन की क्वांटिटी, कितना उसका वॉल्यूम रहता है, वैक्सीन में क्या क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें भी आप पढ़ लें तो बेटर होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ ईवीएस में ये जुड़ जाएगा, ये श्योर है, और इस पर 1 से 3 क्वेश्चन कम से कम बन सकते हैं। कंप्यूटर भी 10 मार्क का वेटेज रख रहा है, तो कंप्यूटर पे भी आप पढ़ाई कर लें, कहाँ कहाँ किस लिए उपयोग होता है, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, और उसके अलावा सारे डिवाइस, फिर प्रिंटर हैं, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस को पूरा पढ़ लें, ईमेल है, वेबसाइट है, एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया है, डीवीडी, सीडी, गूगल, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, ये आपके सिलेबस का पार्ट हो सकते हैं। जीके इसका वैसे तो कोई सिलेबस होता नहीं अपने स्तर पर अगर मैं बात करूं तो, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बता देता हूं जो अनुमानित है। राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या है, कितने सेक्शन हैं, कितने आपके अमेंडमेंट हो गए हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, किस शेड्यूल में क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री पढ़ लें, उसमें सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं जो 10वीं के स्तर तक का हो, कम से कम 10th क्लास के लेवल तक का जितना हिस्ट्री है उसको आप पढ़ लें, विशेषकर 1857 से 1947 और उसके बाद 1947 से बाद का। फिर भी विश्व का भी थोड़ा बहुत भूगोल आप पढ़ लें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम है, जो 10th क्लास तक का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वहाँ तक कम से कम अध्ययन कर ले। सामान्य विज्ञान में भी 10th तक का जो साइंस है, जिसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है, ये चीज़ें कम से कम आपको कवर अप कर लेनी है। छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसका इतिहास है, भूगोल है, पुरानी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, लोकगीत है, संगीत है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और परंपराएं हैं, इन पर आप जरूर तैयारी कर लें। तो दोस्तों मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको सिलेबस वाले पार्ट की दे दी है, और मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये अधिकृत रूप से अभी शासन की ओर से या व्यापम की ओर से घोषित किया गया पाठ्यक्रम नहीं है। हम इसको इस आधार पर बता रहे हैं कि 2019 में जो परीक्षा स्टेट ने ली थी व्यापम के थ्रू,
उसमें जिस सिलेबस को फॉलो किया गया था उसी के आधार पर ये सिलेबस के पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर अपनी तैयारी कर सकें और उस तैयारी के माध्यम से आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बाद अपने आप को उस परीक्षा में शामिल करें। तो ये केवल हेल्पिंग वीडियो है, अभी तक के किसी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, दिल्ली अभी दूर है। तो आगे फिर किसी वीडियो में आपसे जब कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा तब तो मैं आपके साथ बात करूंगा ही, इसके अलावा कोई और नई अपडेट आती है इस पर तो बात करूंगा। इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आप सहायक शिक्षक के अलावा शिक्षक की तैयारी भी कर रहे हैं और व्याख्याता की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस में चेंजेस हैं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आने वाले दिनों में शिक्षक का और फिर व्याख्याता का तीनों के दोनों और जो बच गए उनका भी एक सिलेबस वीडियो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए, बने रहिए, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।